वो कहते हैं ना कि इंसान की लालच का कोई अंत नहीं होता। और जब आप कंपनीज की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो उनका तो लालच और होता है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जब भारत में आए, उन्होंने स्थापना की तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, बट उनको और प्रॉफिट कमाना था। उसके बाद उन्होंने जगहों पे कब्जा करना शुरू किया और वो देख रहे थे कि वो लोगों पे कितना अत्याचार कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा लोगों को भाड़ में जाने दो, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अभी जब पैंडेमिक हुआ था और पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, तो बहुत सारी कंपनीज ने ये बोला कि हमारा बहुत नुकसान हुआ इस टाइम में, तो उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। और जब सिचुएशन इंप्रूव हो गई, लॉकडाउन हट गया, फिर भी उनके प्राइसेस कम नहीं हुए। तो ये हमेशा से रहा है कि जो कॉर्पोरेशन होते हैं, कंपनीज होती है, वो अपना प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं। बट कई बार जब कोई भी संस्था, कोई कंपनी और चाहे सरकार भी अगर इतनी लालची हो जाए कि उनको और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, तो जो जनता है एक पॉइंट के बाद वो विद्रोह कर देते हैं। आप एक रबर बैंड लो, उसको आप खींचते जाओ, तो एक पॉइंट तक तो वो खींचेगा, बट उसके बाद टक करके टूटेगा और चोट लगेगी आपको। और ऐसी ही एक कहानी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जब एक संस्था इतनी लालच हो गई कि अल्टीमेटली उसी का नुकसान हुआ। कहानी शुरू होती है रोमन अंपायर के एक आदमी से जिसका नाम था टाइबेरियस ग्रैकस। ये इंसान बहुत ही बड़े बड़े लोगों के खानदान में था। इसके जो ग्रैंडफादर थे यानी दादाजी, उनका नाम था पब्लियस अफ्रीकनस, और ये वो इंसान है जिसने रोमन अंपायर की तरफ से फाइनली हैनिबल बारका को हराया था। अगर आप हैनिबल के बारे में नहीं जानते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाया इसके बारे में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हैनिबल भी एक बहुत कमाल का जनरल था, बट उसको इसके ग्रैंडफादर ने हराया था। तो एक बहुत ही मशहूर और अमीर खानदान से आता था। उसके बाद शादी की, वो भी एक शाही घराने में शादी की। उसके बाद एक बार जब स्पेन में ये एक कैंपेन चल रहा था रोमन एम्पायर का, तो उस कैंपेन में ये बंदा फाइनेंस मिनिस्टर था और वहां पे भी इसने मदद की। और जब इस कैंपेन को जो लीड कर रहा था वो इसका ब्रदर इन लॉ था और उसकी डेथ हो गई वहां पे। तो जो इसके वहां पे सिपाही फंस गए, उनको बचाने के लिए इसने वहां पे लोकल ट्राइब्स के साथ एक संधि कर ली, ताकि जो लीजनर्स हैं रोम की आर्मी, उनको बचा के ले आए। बट जब वो बचा के लेके आया तो उसकी तारीफ तो क्या करते, बट जो सेनेट थी वहां पे, जो रोमन एम्पायर में जो एक तरह की संसद थी, उसके जो जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि क्या बेकार से डील करके आया है, हटा इसको। और उस डील को उन्होंने नलीफाई कर दिया। मतलब ये डील अब किसी भी काम की नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। यहां से शुरुआत हुई टाइबेरियस ग्रैकस की दुश्मनी की सेनेट के साथ। यानी संसद में जो लोग बैठते हैं, जो नोबल्स बैठते थे, उसके साथ टाइबेरियस की दुश्मनी शुरू हो गई। रोमन एम्पायर की जो सेनेट थी, उसमें जो लोग बैठते थे, जो उसके मेंबर्स थे, वो लोग जनरली नोबल्स होते थे और ये बहुत अमीर होते थे। क्योंकि होता क्या था कि जितने भी छोटे छोटे खेत हैं, उन पे खेती करने के लिए जो एक यंग इंसान है फैमिली का, वो तो आर्मी में भर्ती हो गया और वो चला गया लीजनियर बन के बाहर कैंपेन करने के लिए। तो उसकी जो जमीन है उस पर कोई खेती नहीं कर रहा है, तो जमीन पे कर्जा बढ़ते अल्टीमेटली ये जमीन मिल जाती थी नोबल्स को। तो नोबल्स इस पूरे सिस्टम से बहुत अमीर हो रहे थे, सेनेट बहुत पावरफुल हो रही थी। और ये सब चीज टाइबेरियस ग्रैकस देख रहा था। उसको लग रहा था कि यार ये जो एक सिपाही, एक नॉर्मल सिपाही जब देश की आर्मी में भर्ती होकर उसकी सेवा कर रहा है, वापस आता है तो गरीब हो जाता है और उसके पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है। उसकी जो घर है वो बिक चुका है, उसके घर वाले एकदम सड़क पे आ चुके हैं। अब उसको अगर उनको पालना है तो उसको जाके रोम में, शहर में रहना पड़ेगा और कुछ जॉब्स करनी पड़ेंगी। तो ये सब देख के टाइबेरियस ने कहा कि यार ये जो सेनेट की ताकत है ना, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो साल 133 बीसी में टाइबेरियस ने एक ट्रिब्यून को ज्वाइन किया। ट्रिब्यून मतलब एक ऐसा संस्था थी जिसमें दो लोग होते थे, एक टाइबेरियस और एक और बंदा। ये दोनों इन लोगों को सेलेक्ट करते थे जनता इनको चुन के उस ट्रिब्यून की जगह पे बैठाएगी और ये जो दो बंदे होंगे, ये पूरी जनता के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे सेनेट में। मतलब आप समझ लीजिए कि जनता के दो प्रतिनिधि हैं, वो सेनेट में जाके अब लोगों के लिए, लोगों के फेवर में बाकी सेनेटर से बात करेंगे। जब ट्रिब्यून की इस एक पोजीशन पे जब टाइबेरियस आया, तो उसने आते ही बोला कि हमको एक लैंड रिफॉर्म लाना चाहिए। मतलब एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जितने भी रोम में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो नोबल्स हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर, सैनिक, कोई भी हो, हर इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जमीन वो होल्ड कर सकता है, उस पर एक सीमा होनी चाहिए। मतलब अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं, फिर भी आप इस सीमा के ऊपर जमीन आप नहीं होल्ड कर सकते। अब अगर ये रूल पास हो जाए तो उसमें नुकसान किसका होगा? ऑब्वियसली उन लोगों का नुकसान होगा जो ऑलरेडी बहुत अमीर थे, जिन्होंने बहुत सारी जमीन दबा के रखी थी, सेनेटर्स, नोबल्स। तो नोबल्स ने कहा कि भाई ये तो, इसको हम अगर पास कर देंगे तो हमारा इतना, हम कमजोर हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली सेनेट में ये बिल पास नहीं हुआ। बट अभी भी टाइबेरियस ने हार नहीं मानी। इसके बाद उसने एक नया प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया। उसने प्रस्ताव रखा कि जब भी
रोमन अंपायर कुछ नई जमीन को हासिल करता है, हथियाता है, कॉन्फिस्केट करता है, तो उस जमीन पे नोबल्स का या सेनेट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये जमीन मिलनी चाहिए उन लोगों को जो पहले खेती करते थे, बाद में अब देश की सेवा के लिए चले गए, उनमें बंट जानी चाहिए। ये भी ऑब्वियसली जनता ने इस बिल को बहुत सपोर्ट दिया कि हाँ भाई हमको भी कुछ जमीन मिलेगी, बट वापस सेनेटर्स को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको था कि सारी जमीन रोम के पास जाए, सरकार के पास जमीन जाए, और सरकार तो ऑब्वियसली सेनेटर चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि होने नहीं देंगे। बट अब जनता का इतना सपोर्ट मिल रहा था इस बिल को, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली मना करेंगे तो होगा नहीं। तो मैंने कहा ना कि ट्राइब्यून में 2 लोग होते थे, एक तो ये था टाइबेरियस ग्रैकस, जो दूसरा बंदा था उसका नाम था मार्कस ऑक्टेवियस। तो सेनेटर्स ने मिलकर इस बंदे को कन्विंस कर लिया कि तू ना जो टाइबेरियस बोल रहा है उसको मना कर दे, मतलब उसको वीटो कर दे। तो ऑक्टेवियस ने कहा कि ठीक है, उसने कहा कि नहीं नहीं ये सही नहीं बोल रहा है, और उसने वीटो कर दिया। अब टाइबेरियस ने देखा कि यार ये तो मेरी कोई बात मानी नहीं जाएगी फिर, और ये सेनेटर से मजबूत हो जाएंगे, तो इसीलिए उसने कहा कि नहीं। अब उसने जनता से आह्वान किया कि अब हम सब लोग इनके अगेंस्ट जाएंगे, हम एक तरह की बगावत करेंगे, और जितने भी मार्केट हैं, जितनी दुकानें हैं, सबको बंद किया जाए, सारे मंदिरों को बंद किया जाए, सारी सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। तो उस जमाने में 133 बीसी, कितनी पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी, उस जमाने में ये एक ऐसा तरीका था जब उन्होंने एक स्ट्राइक की थी, एक तरह का हड़ताल उन्होंने की थी। जब उसने हड़ताल की तो इसके कुछ दिनों बाद हर चीज इफेक्ट होने लगी। ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं आ रहे थे, हर चीज बंद हो गई थी। ऐसा लगने लगा कि अब जो है पूरे दंगे हो जाएंगे। तो सेनेटर्स ने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं। उन्होंने फाइनली मान लिया कि हम इस बिल को पास कर देंगे। परंतु अब अगर उन्होंने बिल पास कर दिया और इस पर काम होने लगा तो ऑब्वियसली उनका नुकसान होगा। तो उन्होंने कहने के लिए बिल तो पास किया, बट एक तरीका होता है जिसे अक्सर पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपका विरोधी कोई एक अच्छा बिल लेके आ रहा है और उससे जनता की भलाई होगी, और आप चाहते हैं कि नहीं जनता की भलाई होगी तो मेरा नुकसान होगा, तो आप उसको सरकारी दाव पेच में फंसा लेते हैं। तो सेनेटर्स ने क्या किया, बिल तो पास कर दिया, बट उसके लिए जो उसको फंड्स दिए, जो उसका बजट दिया, वो बहुत छोटा दिया। मतलब उतने बजट में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से जनता के दिखाने के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि बिल पास कर दिया, बट जनता देखेगी कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं ना, तो जनता उसको भी नफरत करेगी। तो एक बहुत ही अच्छी चाल चली सेनेटर्स ने। इसके बाद क्या हुआ कि रोम के पास एक बड़ा सा राजा था, जब वो मर गया तो उसकी सारी जमीन जो है वो रोम के हाथ में आ गई। रोम के हाथ में आना मतलब सेनेटर्स के हाथ में आना। तो सेनेटर्स ने कहा कि लालच, इतना सारा जमीन वापस हमको मिल जाएगा। तो यहां पे टाइबेरियस ने कहा कि क्यों ना हम जो इतनी जमीन हमको मिली है इसको रोम को ना देके हम रोम की जनता को, यानी कि ऐसे जो लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है, जिन्होंने देश में उनकी लीजेंस में, आर्मी में सेवा की है, उनको दिया जाए। और ऐसा कह के टाइबेरियस ने एक्चुअली जमीन को अपने खुद से हथिया लिया। ये देख के अब सेनेटर्स को फिर गुस्सा आया। उनको लगा कि यार ऐसा नहीं है कि जमीन ले गया, चलो ठीक है, वो तो ठीक भी है, बट वो देख रहे थे कि ये बंदा इतना प्रचलित हो गया है, जनता में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि ये कभी भी ना जनता की हेल्प लेके और आर्मी की हेल्प लेके तख्ता पलट कर देगा, सेनेटर्स को खत्म कर देगा। सेनेट रह ही नहीं जाएगी और उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब सेनेटर्स ने डिसाइड किया कि इसका ना कुछ तो इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर टाइबेरियस का जो टर्म था ट्राइब्यून, जब ट्राइब्यून में आप आते हो तो आपको एक टर्म तक एक टेन्योर होता है आपका कि इसके आगे आप सर्व नहीं कर सकते, और वो सिर्फ 1 साल का होता है। जब 1 साल खत्म हुआ तो टाइबेरियस ने अनाउंस किया कि मैं वापस री इलेक्शन के लिए खड़ा हूंगा, मुझे वापस यही ट्राइब्यून की गद्दी चाहिए। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्कस ऑक्टेवियस जो दूसरा ट्राइब्यून था जिसने सेनेट की सहायता की थी, उनके पक्ष में हो गया था। जब उसने टाइबेरियस के डिसीजन को नहीं माना था तो टाइबेरियस ने जबरदस्ती इलीगली मार्कस ऑक्टेवियस को निकाल दिया था ट्रिब्यून की पोजीशन से। तो ये जो एक बात है ना, बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये उसने एक इलीगल हरकत की थी। इसको यूज करके सेनेटर्स ने बाद में बहुत भड़काया लोगों को। ये देखो, ये ट्राइब्यून था, इसको और 2 बंदों को आपने सेलेक्ट किया था, पर इसने दूसरे को कैसे लात मार दी। मतलब टाइबेरियस खतरनाक इंसान है, ऐसा सेनेटर्स जनता में फैला रहे थे। बट जनता देख रही थी कि यार हमारे लिए काम तो भाई टाइबेरियस ही कर रहा है। तो जब उसने अनाउंस किया कि वो री इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और अकेला ट्राइब्यून बनेगा, तो पूरी जितने भी जनता थी जब वो वोटिंग करने के लिए आई, और जिस दिन इलेक्शन का दिन था उस दिन सेनेटर्स ने कहा कि इसको तो अब बस बहुत हो गया। तो जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उसी दिन, जब टाइबेरियस भाई साहब बाहर घूम फिर रहे थे, लोगों के सामने अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे वो कि अब जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं और कुछ चेंजेस लेके आऊंगा। उसने ये कहा कि अगर आप रोम में पैदा हुए हैं, रोम के नौजवान हैं, तो आपको एक मैंडेटरी सर्विस करनी होती है आर्मी में। वो सर्विस आपको बहुत छोटी करनी पड़ेगी, आपने वो कर ली तो आपको फ्री लैंड मिलेगी। तो जनता बिल्कुल खुश हो रही थी कि यार ये तो हमारा भला कर देगा।
और ये देख के सेनेटर्स को गुस्सा आ रहा था। तो इलेक्शन के दिन वो लोग टाइबेरियस के पास गए, उसको घेर के अपनी कुर्सियों के पैर से सब लोगों ने मिलके टाइबेरियस को मार दिया, जान से मार दिया उसको। और उसके बाद उसकी बॉडी को उठा के उन्होंने एक नदी में फेंक दिया, ताकि लोग उसकी कब्र के पास जाके उसको समाधि ना बना दे और उसको मतलब इतना बड़ा हीरो ना बना दे। गायब ही कर दिया उसको लोगों की नजरों से। जब ये हुआ, जब ये न्यूज बाहर फैली, तो जनता ऑब्वियसली पूरी तरह नाराज, हर जगह दंगे होने लगे। और सेनेटर्स को लगा कि भाई वापस घूम फिर के तो वहीं पे आ गए हम लोग। तो आप यकीन मानिए कि जिस चीज को ये सेनेट लगातार मना कर रही थी कि हम पास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उन सारी चीजों को, जितने भी बिल्स ने प्रपोज किए थे, सारे बिल्स को सेनेट ने मंजूर किया कि हाँ भाई जो ये कह रहा था हम वैसा ही करेंगे। और अल्टीमेटली जो जिंदा रहते हुए टाइबेरियस ग्रैकस नहीं कर पाया, उसकी मरते ही ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हो गए। जैसे ही ये चेंजेस आए, ऑब्वियसली धीरे धीरे कुछ साल दर साल होते होते जो सेनेट की ताकत है वो कम 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 होती चली गई। ऑब्वियसली ये जो सारे बिल्स थे, इनका पर्पस ये था कि सेनेट की ताकत कम हो, जनता के पास ताकत आए। और इसके आने वाले आगे बहुत सालों तक, लगभग 100 सालों तक रोम में एक स्टेबल सरकार नहीं हो पाई। फाइनली जब सेनेट की ताकत एकदम कमजोर हो गई थी, तो एक दूसरा बंदा आया 100 सालों के बाद। उसका नाम था जूलियस सीजर। उसने जनता का सपोर्ट था उसके पास लीजनियर्स, उसकी आर्मी का सपोर्ट था। इनको मिलके उसने सेनेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और खुद बन गया डिक्टेटर, तानाशाह बन गया। और यहां से शुरुआत होती है जूलियस सीजर की कहानी की। इस प्रकार सेनेटर्स जो इतने लालची हो रहे थे, जिनके पास इतना पैसा ऑलरेडी था, पर उनको चाहिए था हमको और मिले और मिले और मिले, और थोड़ा भी अपना जो पैसे का हिस्सा है वो किसी और के साथ, जनता के साथ शेयर ना करना पड़े, इस लालच की वजह से ये पूरी सेनेट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर आप मान लीजिए 100 रुपए कमा रहे हैं और आप 100 रुपए पूरा आपके ही हैं, बट अब अगर सिचुएशन थोड़ी टाइट हो रही है तो चलो ठीक है, आप 99 कमा लीजिए, 1 रुपए किसी और को लेने दीजिए। बट नहीं, इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि नहीं, सारा पैसा, सारा प्रॉफिट मुझे ही मिलना चाहिए, और इसी से फिर सर्वनाश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।